शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक विराम चिन्ह। देखो बेटा, जो विराम चिन्ह है इसका मीनिंग होता है रुकना। तो विराम चिन्ह करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते समय सभी वाक्यों को लगातार नहीं बोल पाते, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो अपने मन की बात को जब स्पष्ट रूप में दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है तो वो बीच बीच में रुकता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कई बार कम समय के लिए रुकता है या कई बार अधिक समय के लिए रुकता है। तो कई बार बोलचाल की भाषा में हम कभी किसी शब्द पर अधिक बल दे देते हैं तो किसी पर कम देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। कई बार हम उसको प्रश्न के रूप में प्रकट करते हैं, तो कई बार हम कुछ बोल के स्वयं ही उस पर क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं या आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मौखिक और बोलचाल की जो भाषा होती है, इसकी अनेक युक्तियाँ होती हैं जिनका प्रयोग हर भाषा में बोलचाल के समय किया जाता है। तो लिखित भाषा में इन्हीं जो मौखिक जो युक्तियाँ होती हैं इनको एक चिन्ह का नाम दिया गया है। इन चिन्ह को हम बोलते हैं विराम चिन्ह। तो विराम का जो अर्थ है वो क्या होता है, रुकना। तो वार्तालाप यानी जो बात करते समय वक्ता अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब कहीं स्थान पर यथासंभव कुछ देर के लिए रुकता है, तो रुकने वाले स्थान पर हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं विराम चिन्ह। अब देखो आगे डेफिनेशन है। देखो, विराम की भाषा में भावों अथवा विचारों की स्पष्टता के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वही बात आ गई ना, जहाँ पर व्यक्ति अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हुए यानी उसको स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए कई बार रुकता है, तो रुकने के स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। अब विराम चिन्हों के प्रकार हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयावादी बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह। जो त्रुटिपूरक चिन्ह है उसको हंसपक्षी चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ पे साथ में इनके लगाए हुए चिन्ह भी लगाए हुए, जैसे अल्प विराम के सामने कोमा है, अर्ध विराम के सामने बिंदी और कोमा, पूर्ण विराम के सामने पूरा पूर्ण विराम लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो इसी तरह से आगे हम शुरू करते हैं। अब हमारा फर्स्ट है जैसे अल्प विराम चिन्ह। देखो, अल्प का अर्थ होता है कम, यानी जहाँ पर हम पढ़ते समय बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं, यानी जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह। जो अल्प विराम चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम किंतु, परंतु, क्योंकि इत्यादि योजक शब्दों के साथ भी करते हैं। इसी तरह कभी कभी हम जब किसी को बुलाते हैं तो उस वक्त भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिश्रित वाक्यों में भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कई बार हम जब दिनांक और जब सन लिखते हैं तो उसके बीच में भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे नेहा, आरती, रश्मि और दीपिका खेल रही हैं, तो यहाँ पर हम नेहा के बाद थोड़े टाइम के लिए रुके, फिर आरती के बाद थोड़े टाइम के लिए रुके। तो जहाँ पर हमें बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े वहाँ पे हमारा क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह। ऐसे ही मिश्रित वाक्य में जैसे जैसे ही मैं घर पहुंचा वर्षा आरंभ हो गई। अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये मिश्रित वाक्य का है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला जैसे ही मैं घर पहुंचा, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका, उसके बाद क्या हो गया, वर्षा आरंभ हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पहुंचा के बाद हमारा क्या आ जाएगा, अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का हम उपाधियों में अलगाव दिखाने के लिए भी उपयोग करते हैं, जैसे BA, MA, कोमा, फिर PhD। ऐसे ही हाँ और नहीं के कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और किसी मतलब वाक्य में दो या दो से अधिक जो समान पद वाले वाक्य होते हैं उनमें अलगाव दिखाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ, शराब पीना, सिगरेट पीना। अब देखो, शराब पीना के बाद अल्प विराम लगाया, उसके बाद सिगरेट पीना के बाद हमने फिर लगाया अल्प विराम। जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना और न जाने कितने ऐप थे उनमें। अब ये देखो, ये पूरा जो पदबंध है इसमें शराब पीना के बाद लगेगा अल्प विराम, सिगरेट पीना के बाद लगेगा जुआ खेलना, के बाद लगेगा चोरी करना। तो जहाँ पर हमें थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। महीनों की तारीख में भी उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पत्र लिखते समय, अभिवादन लिखते समय या पता लिखते वक्त भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम तारीख लिखते हैं उस वक्त भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तारीख मैंने बोली 26 जनवरी सन 1950। अब 26 जनवरी के बाद हम कोमा लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हमें अलग दिखाना है ना, महीने की जो तारीख है उसको भी अलग दिखाना है और सन को भी अलग दिखाना है। तो 26 जनवरी के बाद कोमा, उसके बाद सन 1950। आगे है हमारा अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध का मीनिंग होता है आधा, यानी जहाँ पढ़ते समय हमें अल्प विराम से कुछ
अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है। यानी जो अल्प विराम था वहाँ तो बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता था, लेकिन जो अर्ध विराम है वहाँ पे हमें थोड़े और ज़्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है, यानी अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय। तो जहाँ पे हमें अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, अर्ध विराम चिन्ह होता है। जो अर्ध विराम चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम किसी दृश्य का वर्णन करने के लिए भी करते हैं। जैसे भोर का समय, पक्षी चहचहा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं किसी दृश्य का वर्णन कर रही हूँ, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है भोर का समय, यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए रुकी मैं, यहाँ पे मैंने अर्धविराम चिन्ह लगाया। ऐसे पक्षी चहचहा रहे हैं, कमल खिले हुए हैं। तो जहाँ पर हमें अल्प विराम से थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रुकना पड़े वहाँ पे हमारा क्या होता है, अर्धविराम चिन्ह। जैसे से पूर्व भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह होता है जब हमारे वाक्य की समाप्ति हो जाती है, यानी जो हमारा वाक्य होता है उसका एंड हो जाता है, तो अब हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहित मेला देखने गया, अब यहाँ पे जो हमारा वाक्य था वो ख़त्म हो गया, तो एंड में हम क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम चिन्ह। ऐसे निकिता ने मधुर गीत सुनाया, अब यहाँ पे भी हमारा जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया। तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से ही पता चलता है कि जहाँ पर हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, यानी किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप कब आए, आप कहाँ जा रहे हो, तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जहाँ पर किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा विस्मयावादी बोधक चिन्ह। इसमें क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है या हमें किसी से नफ़रत हो जाती है, किसी बात को सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, तो उन वाक्यों में हम विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आज तो अवकाश है। अब देखो यहाँ पे हमें एक तरह से हैरानी हो गई है कि आज तो छुट्टी है, तो वह के बाद विस्मयवादी बोधक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। तो जो विस्मयबोधक चिन्ह होता है इसको विस्मयवाचक चिन्ह भी कहते हैं। ये किसी को बुलाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो कई बार जो ये विस्मयवाचक चिन्ह होता है, यानी जो विस्मयवादक बोधक चिन्ह होता है इसको विस्मयवाचक बोधक भी कहते हैं ना। तो कई बार ये होता है कि इस चिन्ह का प्रयोग हम सेंटेंस के, जब हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है उसके बाद भी कई बार इसका इस्तेमाल हो जाता है। जैसे तुम जाओगे दिल्ली, अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम एक तरह से हैरानी का भाव आ रहा है, तो तुम जाओगे दिल्ली, दिल्ली के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही किसी को जब बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, उस वक्त भी हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं भाइयों और बहनों एक तरह से बुला रही हूँ, वहाँ पे एक भाषण दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि भाइयों और बहनों मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। अब ये बहनों के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हमारा चिन्ह है विस्मयवादी चिन्ह जो है वो बहनों के बाद हमारा ये इस्तेमाल होगा। ऐसे ही मित्रों, मुझे अफसोस है कि आज मैं नहीं आ सका। तो यहाँ पे मैं मित्रों को बुला रही हूँ, उसको एक तरह से संबोधन कर रही हूँ उनका, तो मित्रों के बाद हमारे इस चिन्ह का इस्तेमाल होगा। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं, जैसे छी चारों ओर दूषित जल भरा हुआ है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, नफ़रत का भाव आ रहा है हमारे बीच में, तो छी के बाद हमारे इस चिन्ह का इस्तेमाल होगा। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अब मैं यहाँ पे रक्षा करने के लिए किसको बुला रही हूँ, भगवान को बुला रही हूँ, तो हे ईश्वर के बाद हमारा ये जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है इसका प्रयोग होगा। तो आगे है हमारा योजक चिन्ह। देखो योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, जहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा जाता है। यहाँ संबंध स्पष्ट करने के लिए भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे महेश के माता पिता चिकित्सक है, अब यहाँ पे माता पिता आ रहे हैं, दोनों में संबंध है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे बीच में क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। ऐसे दिव्या ने दिन रात परिश्रम करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पे जो दिव्या है वो दिन रात मेहनत कर रही है, तो यहाँ पे दिन रात को हम जोड़ने के लिए, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, योजक चिन्ह का। तो जहाँ पर संबंध स्पष्ट करने के लिए और शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग द्वितीयक रूपों में भी होता है, जहाँ पर एक शब्द बार बार रिपीट होता है, यानी दो बार रिपीट होता है। द्वितीय का मीनिंग होता है दो बार एक ही शब्द का आना, जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, हंसते हंसते, चलते चलते, सोते सोते। तो यहाँ पे हम जैसे कभी कभी बोला तो बीच में हम इन योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जो योजक चिन्ह होता है वो दो शब्दों को जोड़ने में, संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो योजक चिन्ह होता है इसका इस्तेमाल हम संख्याओं और उनके अंशों को शब्दों के लिखते समय
भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे 3/4। अब 3/4, 3 और बीच में हमने योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया। ऐसे 2/3, 2 और तिहाई के बीच में हमने योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया। ऐसे ही बो से विभिन्न जो शब्द युग्म होते हैं, जैसे भीड़ भाड़, डर वर, पानी वानी, नाच वाच, इनमें भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जो इकरा उद्धरण चिन्ह होता है, इसका प्रयोग होता है किसी पुस्तक के लिए, किसी कवि के लिए, या कोई कविता है, किसी लेखक का नाम है, उसके साथ हम इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, यह काव्यांश दिए जल उठे कविता से लिया गया है। अब देखो यहाँ पे हम अपनी जो कविता है उसको एक तरह से हाईलाइट करना चाहते हैं, एक तरह से दिखाना चाहते हैं अलग से, तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकरा उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इस संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा है। अब हम महादेवी वर्मा का नाम दिखाना चाहते हैं, तो एक तरह से इसको अलग से शो करने के लिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उद्धरण चिन्ह के साथ। तो जहाँ पर किसी पुस्तक, कवि, कविता या लेखक या लेखिका के नाम होता है तो वहाँ पर हम इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखो, जो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए जो भी मतलब किसी महापुरुष ने कहे हैं या किसी नेता ने जो भी मतलब नारे दिए हैं या कोई विशेष बात की है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे नेताजी ने जो कहा, हम उसी बात को वैसे के वैसा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे गुरुजी ने कहा था हमें मधुर वचन बोलने चाहिए, तो गुरुजी ने जो कहा था, जो उन्होंने कहा था हम उसी सेंटेंस को बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही दिखाना चाहते हैं। यानी जो उन्होंने जैसा कहा था उस सेंटेंस को हम वैसा ही दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का। नेक्स्ट है हमारा निर्देशक चिन्ह। देखो, जो निर्देशक चिन्ह होता है इसका चिन्ह योजक चिन्ह जैसे ही होता है, लेकिन योजक चिन्ह जो होता है वो छोटे आकार का होता है, वो भी लाइन ही होती है माइनस जैसी, लेकिन वो छोटी होती है। और जो निर्देशक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। और जो निर्देशक चिन्ह होता है इसका इस्तेमाल हम किसी कथन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग करते हैं, या किसी से कुछ बोला जाए या किसी से कुछ कहा जाए उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है, या किसी से संवाद लिखते समय वक्ता को दर्शाने के लिए भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो मैं वहाँ पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, फिर निर्देशक चिन्ह लगाऊंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया निर्देशक चिन्ह का। ऐसे ही जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी कुछ कहते हैं, जैसे नेहा ने पूछा, आगे मैंने निर्देशक चिन्ह लगाया, तो तुम कहाँ जा रहे हो। तो जहाँ पर किसी से पूछा जाए, बोला जाए या किसी के साथ कोई बात की जाए, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, निर्देशक चिन्ह का। आगे है हमारा अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। देखो, इसका प्रयोग भी संवाद लेखन और एकांकी में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जो विराम चिन्ह होता है इसका प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति ही किया जाता है। जैसे वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वहाँ पे निर्देशक चिन्ह में हम क्या होती है कि लाइन लगाते हैं और यहाँ पे हम 2 डॉट्स लगा देते हैं। तो जैसे अब इसका इस्तेमाल जैसे निबंध, एकांकी, नाटक आदि जो शीर्षक होते हैं उनको अलग रूप से दिखाने के लिए भी हम अपूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे महंगाई एक गंभीर समस्या, तो हम महंगाई को अलग से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, महंगाई के बाद हम अपूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान, वरदान एवं अभिशाप। अब हम विज्ञान को अलग से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, विज्ञान के बाद हम अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पर किसी चीज़ को अलग रूप दिखाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। आगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में क्या होता है कि हम किसी शब्द को छोटे रूप में दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्टर है, हम पूरा डॉक्टर लिखने के बजाय क्या करेंगे, ड और आ की मात्रा डालेंगे और पीछे हम डालेंगे लाघव चिन्ह। ऐसे ही चिरंजीवी है, तो चिरंजीवी पूरा लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, चिर। ऐसे ही आयुष्मान या आयुष्मती लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, आयु लिख देंगे और पीछे हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। यानी जहाँ पर हम किसी शब्द को छोटे रूप में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। आगे है हमारा कोष्टक चिन्ह। देखो, जो कोष्टक चिन्ह होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं वाक्यों के बीच में कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका मीनिंग थोड़ा कठिन होता है, तो उसके अर्थ को हम थोड़ा आसान बना देते हैं। यानी उसको शब्द को, यानी जो उसका जो शब्द का अर्थ होता है उसको स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
दिवाकर, सूर्य के आगमन से रात्रि का अंधकार नष्ट हो गया। अब देखो दिवाकर थोड़ा मीनिंग कठिन है, तो हम इसका आसान अर्थ लिख देंगे सूर्य, क्योंकि दिवाकर को क्या बोलते हैं, सूर्य। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से देती हूँ। फूलों पर अनेक भ्रमर गूंज रहे हैं। अब यहाँ पे भ्रमर का मीनिंग होता है भंवरा, तो मैं भ्रमर के बाद ब्रैकेट में लिख दूंगी भंवरे। तो यहाँ पे मैंने जो भ्रमर का मीनिंग जो मुश्किल था उसको मैंने आसान कर दिया, वहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, भंवरे लिख दिया है। ऐसे ही सूर्य प्रचंड आतप से संसार को तपा रहा है। अब आतप मीन्स क्या होता है, धूप होता है। तो आतप, कईयों को आतप का मीनिंग नहीं पता होता, तो मैंने उस आतप का जो मीनिंग था उसको मैंने आसान रूप में लिख दिया धूप, और उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो जहाँ पर कठिन शब्दों को आसान अर्थ में लिखा जाता है वहाँ पे हम कोष्ठक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। कहने का क्या मतलब है, वाक्यों के मध्य जो शब्दों का अर्थ होता है उसको स्पष्ट रूप से उसका मीनिंग बताने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है हमारा त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसको हम हंस पद भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिखते समय कई बार हमसे कुछ वाक्य या तो गलत हो जाता है या बीच में छूट जाता है, तो उस वक्त हम त्रुटिपूरक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे विशाल मोहन साथ नगर जाएगा। अब यहाँ पे जो के है वो छूट गया, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, त्रुटिपूरक चिन्ह को लगाते हैं और उसके ऊपर हम के लिख देते हैं। जैसे विशाल मोहन के साथ नगर जाएगा। तो त्रुटिपूरक चिन्ह का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब लिखते समय हमसे कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो उस चिन्ह को लगाकर हम उस शब्द को ऊपर की ओर लिख देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा जो शब्द छूटा है वो हमने कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है। तो जिस शब्द को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, त्रुटिपूर्वक चिन्ह। यानी जो छूटा हुआ शब्द है उसको लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं त्रुटिपूर्वक चिन्ह। तो हमारा जो विराम चिन्ह का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म हो गया बेटा। तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।